अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हमारे पास ए एंड बी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच में टोटल कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 4 कैपेसिटर हैं, चारों कैपेसिटर 1 माइक्रोन फैराड के दिए हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन इसका होगा। पहले तो देखो ये सीधी सी बात है, दो टाइप के कनेक्शन हमारे पास होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। एक सीरीज अरेंजमेंट हो जाता है, एक हो जाता है पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है भाई, सीरीज अरेंजमेंट में कुछ इस तरीके का होता है कि ये हमारे पास एक क्या है, ये पैरेलल प्लेट है, यानी कि ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पहले पॉइंट से जुड़ी होती है, और कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट होगी वो नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जुड़ जाएगी। इसी तरीके से उस कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट होगी वो नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जुड़ेगी, और जो लास्ट कैपेसिटर होगा उसका जो सेकंड प्लेट होगी वो दूसरे पॉइंट से जुड़ जाएगी। इस तरीके का अगर हमारे पास अरेंजमेंट होता है तो उसको हम सीरीज अरेंजमेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये तीनों जो कैपेसिटर है साफ साफ वो सीरीज अरेंजमेंट में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन तीनों का हम टोटल कैपेसिटेंस अगर सी कंसिडर कर लें या फिर सी डैश, तो इन तीनों का टोटल कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा। किस तरीके से, सपोज कर लेते हैं, लेट द टोटल कैपेसिटेंस, लेट द टोटल कैपेसिटेंस इज सी डैश ऑफ इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो, और इसको ले लो C3, ऑफ C1 C2 एंड C3। इस तरीके से लिख दो। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इन सीरीज अरेंजमेंट की बात हो रही है, सीरीज अरेंजमेंट के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि सब 1 है तो 1+1 जो भी है कुल मिला के यहाँ पे सी डैश को जब हम सॉल्व कर देंगे तो वो आ जाएगा 1/3 माइक्रोन फैराड। तो ये बात आ गई, इन तीन जो कैपेसिटर हमारे पास C1 C2 C3, इनका ये टोटल कैपेसिटेंस है, इसको C4 कंसिडर कर लो। अब ये जो फिगर है कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। देखो हम फिगर बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से फिगर रिड्यूस हो जाएगा। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, इसके बीच में ये कैपेसिटर आ गया C4, इसको C4 ले लो, है सब 1 माइक्रोन फैराड की, इस तरीके से। और जो ये तीन कैपेसिटर है इनका जो रिजल्टेंट है कुछ उसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे, तीनों कैपेसिटेंस का जो रिजल्टेंट है उसको हम इस तरीके से दिखा देंगे, और ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये C4 हो गया, ये C डैश हो गया। अब ये दोनों जो है वो सीधे सीधे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में है, तो इन दोनों को हम जनरली क्या कर देंगे, पैरेलल अरेंजमेंट में जोड़ देंगे, और हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस, सपोज करके चलो, बिकॉज कर लो, सिंस टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट is C. Therefore, for C dash and C4, C इक्वल टू C डैश प्लस C4। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट है। पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा, वो दोनों सिंपली जुड़ जाएंगे, क्योंकि यही कैपेसिटर का फॉर्मूला है। अगर सीरीज में कैपेसिटर जुड़ते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकलती है, और अगर पैरेलल में दो कैपेसिटर जुड़ते हैं उनकी टोटल कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकल के आ जाती है। तो टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू हम किस तरीके से लिखेंगे, C डैश की वैल्यू जो हमने निकाली 1/3 प्लस C4 जो है वो 1 है, इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे तो C बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 माइक्रोन फैराड आ जाएगा। तो हम टोटल कैपेसिटेंस इस अरेंजमेंट की जो हमारे पास दे रखा था गिवन, निकाल चुके हैं 4/3 माइक्रोन फैराड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, द 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच हैज रेडियस 0.1 मिलीमीटर। हमारे पास 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं जिनकी रेडियस, सबकी रेडियस एक एक की रेडियस, मतलब किसी एक की रेडियस 0.1 मिलीमीटर है, एंड ईच हैज चार्ज ऑफ 2/3 इंटू 10⁻12 कूलाम। और हर एक ड्रॉप पे जो चार्ज है वो कितना है, 2/3 इंटू 10⁻12 कूलाम का है। इफ दे आर ज्वाइन टुगेदर, अगर इनको ज्वाइन किया जाता है आपस में, ये 64 स्मॉल ड्रॉप आपस में जुड़ जाए, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। क्या होगा, सबसे पहले तो जब ये 64 स्मॉल ड्रॉप आपस में जुड़ जाएंगी तो एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी वाटर की, और उस बड़ी ड्रॉप का हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, जो हमारे पास गिवन है पहले लिख लेते हैं। हम कुछ सपोज करते हैं, देखो हमारे पास जो स्मॉल स्पेयर है, देखो जो ये हमारे पास क्या ड्रॉप है वाटर की, स्मॉल क्या होगी, एक स्मॉल स्पेयर की तरह होगी। स्मॉल स्पेयर जो है वो 64 है, हमारे पास कितने स्पेयर है, 64 स्पेयर है टोटल। और हम बात करते हैं हमारे पास इन सबको मिला के, अगर 64 स्मॉल स्पेयर को मिला देंगे तो एक बड़ा स्पेयर बन जाएगा। अब स्मॉल स्पेयर की रेडियस को आर से डिनोट कर लो, बिग स्पेयर की कैपिटल आर से कर लो। इस तरीके से जो इस पे चार्ज होगा स्मॉल स्पेयर पे उसको क्यू कंसिडर कर लो, और जो बिग स्पेयर पे चार्ज होगा उसको क्यू कंसिडर कर लो, और जो ये क्यू होगा ये 64 क्यू के बराबर होगा। ये यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ड्रॉप पे इतना चार्ज है तो 64 ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बननी है, तो बड़ी ड्रॉप पे 64 क्यू चार्ज हो जाएगा। और क्या देर हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है 0.1 मिलीमीटर, इसको भी तुम चेंज कर सकते हो, या तो इसको लिख दो 10⁻1 मिलीमीटर,
या फिर इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो और तो ये 10⁻⁴ मिलीमीटर बन जाएगा, मिलीमीटर नहीं सॉरी क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। ऐसा सिस्टम में हमने इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब Q जो है चार्ज दे रखा है ईच ड्रॉप पे, हो गया 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कैपिटल Q भी निकाल सकते हैं हम 64 इंटू 2/3 इंटू 10⁻⁻12 की, अगर हमने स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ रख दी तो इस तरीके से कैपिटल क्यू निकल के आ जाएगा। जो कटेगा ठीक है, नहीं यहाँ पे ये नहीं कट रहा है ठीक है, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये क्या हो गया, बड़ी ड्रॉप पे क्या निकल गया, चार्ज निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहले छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल के फॉर्मूला लगाते हैं, हम लिखेंगे पोटेंशियल फॉर अ स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल फॉर ईच स्मॉल ड्रॉप। एक ड्रॉप का हम पोटेंशियल निकालते हैं, सपोज कर लो वो वी डैश है, तो वो किस फॉर्मूले से निकलता है भाई, पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r हो जाता है, सिंपल सी बात है। और ये क्या हो जाएगा, देखो 1/4πε0 को ऐसे ही रहने दो, Q को ऐसे रहने दो, आर सब ऐसे ही रहने दो। अब इसको मत छोड़ो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। पहले इससे पहले एक चीज और करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, है ना, इससे पहले एक चीज और करनी है, उसको ध्यान देते हैं। इसको हम एक अलग पेज पे लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें बड़ी ड्रॉप पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें उसके लिए एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो अगर वॉल्यूम के बारे में जानते हो, वॉल्यूम पढ़ा है, तो वॉल्यूम से क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप्स। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि 64 स्मॉल ड्रॉप को मिलके अगर क्या हो रहा है, एक बड़ी ड्रॉप बननी है, तो 64 स्मॉल ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा टोटल, वो बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। और जो ये ड्रॉप है ये क्या है, स्पेयर की तरह है, इसलिए जो बड़ी ड्रॉप है उसका वॉल्यूम हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4/3πr3, क्योंकि स्पेयर का वॉल्यूम होता है ये। इस तरह हम क्या लिख देंगे, 64 स्मॉल ड्रॉप है और एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, 4/3πr3। ये स्मॉल स्पेयर की रेडियस हो गई, कैपिटल आर बिग स्पेयर की रेडियस हो गई। ये देखो जो कैंसिल होना होगा वो हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, r³ बराबर बच जाएगा 4r³। या फिर हम इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 का 64r³ बच जाएगा। तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, r बराबर क्यूब रूट ऑफ 64r³। या फिर कुछ इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखो 64r³ की पावर 1/3। ये सब चीजें एक ही हैं, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। अब देखो इसको किस तरीके से लिख देंगे, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 की पावर 3 और ये r की पावर 3 है, ये 1/3 हो गया। अब ये दोनों पावर कॉमन है तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर चल जाएगी, देखो 4r की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, तो r बराबर जो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा वो 4r निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो बड़ी स्पेयर जो हमारे पास है, उस बड़ा स्पेयर का जो रेडियस है वो छोटे स्पेयर के रेडियस के 4 टाइम्स होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास ये हो गया, देखो हमारे पास स्मॉल, हमें क्या हो गया, हमारे पास स्मॉल ड्रॉप का क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल के आ गया। अगर हम बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कंसिडर कर लें तो हम लिखते हैं पोटेंशियल फॉर बिग ड्रॉप, क्योंकि हमें वही फाइंड आउट करना है। तो कितना निकल के आ जाएगा, v बराबर 1/4πε0 और q बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। अभी दो इक्वेशन बन गई है, एक हो गया दो हो गई। एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया r बराबर 4r, इसको भी एक इक्वेशन मान के रख लेना है, इसको इक्वेशन ए मान लो चाहे, ठीक है। अब हमने क्या करा, देखो ये v डैश हो गया, v हो गया। अब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो हम ऐसे लिखते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या बचेगा, v अपॉन v डैश बराबर 1/4πε0, ये q बाय r हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1/4πε0 q बाय r। तो ये 1/4πε0 से 1/4 जो भी है ये कट जाएगा आपस में। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा v अपॉन v डैश बराबर हो जाएगा q बाय r इंटू r बाय q, क्योंकि ये जो होगा ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक। इसको इस तरीके से आगे को भी लिख सकते हैं, देखो q की जगह कैपिटल जो q है उसकी जगह हम 27q रख देंगे। 27 नहीं, कितने 64 ड्रॉप है तो 64q रख देंगे, है ना। और जो ये है स्मॉल r, ये कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर की जगह हम क्या रखेंगे, 4r। अभी हमने कैलकुलेट करा। इसी तरीके से ये जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर को स्मॉल आर रहने दो, और ये स्मॉल क्यू इसको क्यू रहने दो। देखो इस क्यू से क्यू कट जाएगा, इस आर से आर कट जाएगा, इससे ये क्या बचेगा यहाँ पे, देखो v अपॉन v डैश बराबर जो बचेगा तुम्हारे पास 64/4, उसको भी काट देंगे, 4 2 जा 6, 4 1 जा 4, क्या होगा देखो ये कटेगा, 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 6 जा तो ये हो गया 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हारे पास निकल के आया वो निकल के आया v अपॉन v डैश बराबर 16, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं v बराबर 16 v डैश। अब v डैश क्या है, स्मॉल जो ड्रॉप है उसका क्या है, पोटेंशियल है। तो स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसको वहां पे पुट कर देंगे, सिंपली निकल जाएगा। तो भाई हम बात करते हैं स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल की। स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या था, v डैश इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r। अब पहले स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल निकालेंगे, वहां पे पुट कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है, q की वैल्यू रख देंगे जो दे रखी थी
2/3 इंटू 10⁻12 स्मॉल आर क्या दे रखा है, ये जो 0.1 मिलीमीटर, इसको हमने 10⁴ -4 मीटर बना दिया था, है ना। वो 0.1 मिलीमीटर था, उसको हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा, वो बन गया 10⁻⁴ मीटर। ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो तुम्हारे पास बचेगा 3 2 जा 6, और वो बच गया 10⁻³ बच गया ऊपर इन दोनों को ऐड करके, और ये 10⁻⁴ जो है वो ऊपर आएगा और 10⁻+4 बन जाएगा, और इस तरीके से 6 इंटू 10⁻1 हो जाएगा ये, और एक्चुअली में जो बच जाएगा 60 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि जो स्मॉल जो ड्रॉप है उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ इतने का है, 60 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, देखो हम सिंपल है, यहाँ पे जो हमें वी डैश था यहाँ पे हम रख देंगे भाई, सिंपली वी डैश की जगह हम रख देंगे 60, सिंपल सी बात, तो हमारा आंसर आ जाएगा वी बराबर 960 वोल्ट, यानी कि जो बड़ी ड्रॉप होगी उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 960 वोल्ट, यानी कि 960 वोल्ट निकल के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोन फैराड इफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रख दिया जाए, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस टू 12 माइक्रोन फैराड, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट द कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर। जो हमारे पास एयर कैपेसिटर है, मतलब जब प्लेट के बीच में, यानी कि जब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में केवल एयर है, उस समय हम उसकी कैपेसिटेंस को सी कंसिडर कर लेते हैं। एंड फिर क्या लिखेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन दी प्लेट्स, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं भाई सी डैश। अब सी का फॉर्मूला याद करते हैं भाई, सी का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सिंपल से बात है, पहला प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है जब क्या है, प्लेटों के बीच में एयर प्रेजेंट है। और दूसरे केस में ये तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे सी डैश, ये सी डैश का भी भाई जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम उस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा है, तब सी डैश उस कैपेसिटर की क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी। और वो निकल के कैसे आएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। और ये जो एप्सिलॉन आर दिखाई दे रहा है तुम्हें, यही क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाती है। इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करके यहाँ पे चल लो। तो ठीक हो गई बात। अब हमें क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को आपस में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, सी डैश बाय सी इक्वल टू, जो सिंपल बच जाएगा एप्सिलॉन आर बच जाएगा। सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर एक ही है, और उस कैपेसिटर क्या कैपेसिटर की प्लेट का जो एरिया है, कैपेसिटर तो चेंज हुआ नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट ना चेंज हुई, ना कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस ने चेंज करने को बोला। उसने क्या बोला, देखो उसने सिंपल इतना बोला है कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रख देना है, ना उस कैपेसिटर का की प्लेटों का एरिया चेंज करना है, और ना ही उस कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हमारे पास बनी, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन any dielectric medium of relative permittivity epsilon r is placed between the plates of the capacitor। ये दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों को हमने आपस में जनरली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन r निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास जो गिवन दे रखा था, गिवन क्या था हमारे पास, हमें दे रखा है उन्हें साफ साफ कि जो इनिशियली सी है, यानी कि सी क्या था भाई, जब एयर प्रेजेंट थी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी, वो हमारे पास 2 माइक्रोन फैराड दे रखी है। सी डैश दे रखा है हमारे पास भाई, जैसे कि उन दोनों प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो जो उसका कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोन फैराड हो जाता है। तो सी डैश हमारे पास गिवन थे, इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एप्सिलॉन आर निकल के आ जाएगा। सी डैश की वैल्यू 12 हो गई, अपॉन सी की वैल्यू कितनी होगी 2। अब तुम यहाँ पे 10⁻⁻6 भी रख सकते हो, 10⁻�6 भी रख सकते हो, कोई फायदा नहीं है, देखो उसने कटना ही है। तो एप्सिलॉन आर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो 6 निकल के आ जाएगा, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द एप्सिलॉन आर। इस बात का यहाँ पे क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। देखो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आसानी से हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर इन सीरीज इज 1.2 माइक्रोन फैराड। हम वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर इन सीरीज इज 1.2 माइक्रोन फैराड एंड इन पैरेलल इज 5 माइक्रोन फैराड। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम मान लेते हैं जो दोनों कैपेसिटर थे, एक C1 है एंड C2। सपोज द कैपेसिटर जिसके बारे में यहाँ पे कंसर्न हो रहा है वो C1 C2 है। इनिशियली उनको क्या कर रहा है भाई, सीरीज में जोड़ देते हैं। सबसे पहले जब सीरीज में जोड़ रहे हैं तो लेट द सीरीज कॉम्बिनेशन गिव्स इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस
इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी मान लो। और इसी तरीके से एंड इन पैरेलल जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है उसको कितना मान लो भाई, उसको मान लो सी डैश। तो सी बराबर हम कैसे निकालेंगे, देखो 1/c जब सीरीज में आएगा तो 1/c की बात होगी, इक्वल टू हमें ठीक बीचों बीच में लगाना है। 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब उसने क्या देखा, सी की वैल्यू देखो, सिंपल सी बात उसने बोल लिखी है, जब सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इतनी निकल के आएगी, और जब पैरेलल में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इतनी निकल के आ जाएगी, सब गिवन है। तो इस सी की जगह हम 1/1.2 रख देंगे, इक्वल टू इसे 1/C1 रख देंगे, इसको क्या रख देंगे 1/C2 रख देंगे। अब यहाँ पे C1 C2 को तुम कुछ कंसिडर भी कर सकते हो, सपोज C1 इक्वल टू एक्स लिख लो, C2 इक्वल टू वाई लिख लो, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ी क्या हो जाएगी यहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा भाई 1/1.2 इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। इसी तरीके से हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से निकल के आएगा, देखो ये 1/1.2 को इसी रहने दो, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे क्रॉस में, ये भी क्रॉस में एक्स वाई हो जाएगा, इस तरीके से इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम आगे को इसको सॉल्व करते हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं जरा, इन पैरेलल है ना, समेशन करते हैं। यहाँ पे तो सीरीज का समेशन है, ठीक है, ध्यान रखना किसका समेशन है, सीरीज का समेशन है। पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सी डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। सी डैश क्या है भाई, सी डैश हमारे पास 5 दे रखा है, देखो यहाँ पे माइक्रोन रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इस तरीके से निकल के आ गया। इसे इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर यहाँ पे कर लो। अब इस इक्वेशन टू जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो पहले, तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस वाई की जगह 5 रखना है, 5 इंटू 1.2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इंटू 1.2 इक्वल टू एक्स वाई। तो ये जो निकल के आएगा एक्स वाई बराबर आ जाएगा वो 6 निकल के आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लो यहाँ पे। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो कोई सॉल्यूशन इसका आसान है, निकल के आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, 2-3 इक्वेशन निकल के आ गए, उनको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन हमारे पास जो बनी वो बनी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, या कुछ भी मान लो, 2 माना है हमने, 2 मान लो। एक इक्वेशन और बनाई हमने अभी एक्स वाई इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 कंसिडर किया। अब इन्हीं को सॉल्व करना है आपस में, तो आराम से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो एक चीज का ध्यान देखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सिंपल सी बात है, यही लिखूंगा, ये फॉर्मूला है इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से और भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा और कुछ माइनस करूंगा, तो इजीली इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ -2xy को ऐड कर दिया, अब -2xy क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब 2xy को माइनस भी कर दिया और 2xy को प्लस भी कर दिया। इस इक्वेशन में कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इक्वेशन में सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो पहले हम क्या करेंगे, अब इसको और इन 3 टर्म को एक साथ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और हमारे पास क्या बचेगा, ये 2xy और ये 2xy, इन दोनों को जोड़ देंगे 4xy हो जाएगा। ये तो सिंपल क्या है, ये तो रफ वर्क है, इसको खाली ध्यान रखने, तो फॉर्मूला भी है जो लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आएगा इसका, इस कैलकुलेशन का वो एक फॉर्मूला भी है, तो ध्यान रखना है, इसको बस पता होना चाहिए हमें। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 4xy, इस तरीके से। अब हमारे पास जो जो इक्वेशन में गिवन था वो सब रख देंगे, देखो हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, और इक्वल टू एक्स माइनस वाई को ऐसे ही रहने दो, और प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू रख दो, ये 6 जो यहाँ पे है, तो हो जाएगा 25 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 24। तो कुल मिलाकर जब इसको सॉल्व कर दोगे, जब उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 1 बच जाएगा, तो यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर हम 1 जनरली लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर इसको कितना मान लो भाई, 4 यहाँ पे मान लो। अब इक्वेशन 2 और 4 को ध्यान से देखो, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, ये तो सिंपल सी बात होगी, कैलकुलेशन सिंपल चल रहा है। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और वो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस हो गया भाई, सिंपल सी बात है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स में एक्स जुड़ गया, 2x हो गया, 5 1 6 हो गया, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। यानी कि ये जो C1 निकल के आया, ये क्या है, C1 इक्वल टू 3 माइक्रोन फैराड, यानी कि पहला कैपेसिटर जो था वो इतना था। अब C1 बराबर 3 आ गया, C1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे भाई, यानी कि x की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, 3 उधर माइनस में जाएगा तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल सी बात, y बराबर 2 माइक्रोन फैराड निकल के आ जाएगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे C2 बराबर 2 माइक्रोन फैराड। तो यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था कि दोनों जो कैपेसिटर है वो कितने कितने मैग्नीट्यूड के दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से खत्म हो जाता है। एक आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ बैलेंस
व्हीट स्टोन ब्रिज, हमारे पास एक व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट दे रखा था। व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इसी तरीके का होता है। जब सिंपल सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, उसका बैलेंस स्टेट क्या होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपल से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, तो बहुत आसान कैलकुलेशन है इसका। यहाँ पे देखो क्या है, इसने बोला क्या, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस का मतलब क्या होता है, देखो इसको पी कंसिडर करो पहले, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, इसको आर बोल दो और इसको एस बोल दो, ऐसे ही बोल दो। ध्यान रखना, देखो ये दो साइड है, जो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ये दोनों जो साइड है ये एडजेसेंट साइड हो गई इस क्वाड्रिलेटरल की। और ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड ये भी एडजेसेंट साइड हो गई। ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड है, इसी तरीके से दोनों भी आपस में एडजेसेंट साइड है। या फिर इन दोनों को भी एडजेसेंट बोल सकते हो तुम, ये दोनों भी जो एक पॉइंट से निकलती हैं, एक पॉइंट से जो दो साइड निकलती है उन्हीं को एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो या तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है, या फिर ये दोनों भी हैं, और ये दोनों भी हैं, और इन दोनों को भी है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके का हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज जो होगा, जिसमें जो मैंने हमें पी क्यू सब दिखा रखे हैं, तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू अगर आर अपॉन एस के बराबर आ जाता है, तो इस स्टेट को व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे वही यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस स्टेज में जो बीच वाला कैपेसिटर है या फिर बीच में जो भी जुड़ा होता है, जो भी यहाँ पे अप्लायंस बीच में जुड़ा होगा, उस वाले सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होती। मतलब इस सर्किट में करंट जाती ही नहीं है, केवल यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रांसफर हो जाती है और यहाँ से करंट इस तरीके से ट्रांसफर हो जाती है और इधर निकल जाती है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या होती है, केवल बैलेंस स्टेट में ही ऐसा होता है। इसलिए जो बीच वाला कैपेसिटर है ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा, इसका यहाँ पे कोई यूज ही नहीं होगा। तो क्या अब इस तरीके से जब हमें पता लग गया इसका कोई यूज ही नहीं है, तो हमें क्या करना है भाई, हमें इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पी एंड आर निकालूंगा। पहले मैं इस पी और आर की टोटल कैपेसिटेंस को मैं सी डैश मान लेता हूँ। तो वो दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों सीरीज में। ये बीच वाला यहाँ पे रहेगा ही नहीं। जब क्या होगा, बैलेंस स्टेट होगी व्हीट स्टोन ब्रिज की, तो बीच वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, पी बचेगा, ये आर बचेगा। तो ये दोनों क्या जुड़ रहे हैं, सीधा सीधा साफ साफ सीरीज में जुड़ रहे हैं। तो सीरीज में पी और आर का जो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस उसको हम सी डैश मान लेते हैं। तो वो हो जाएगा ऐसे 1/10 और 1/10, ठीक है ना। तो सी डैश 1/c डैश बराबर जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा 10, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। तो सी डैश जो हमारे पास निकल के कितना निकल के आ जाएगा, 5 माइक्रोन फैराड निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों क्यू एंड एस के लिए सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली फॉर क्यू एंड एस, क्यू एंड एस के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम सी डबल डैश मान लेते हैं। इनका टोटल कैपेसिटेंस वो भी क्या निकल के आ जाएगा, 5 माइक्रोन फैराड निकल के आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब देखो लास्ट में यहाँ पे फिगर किस तरीके का बनेगा, ये पॉइंट ए है और कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा। देखो अभी इसको कुछ इस तरीके से ले लो, एक ऊपर उन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस ऐसा हो जाएगा और नीचे इनका टोटल कैपेसिटेंस ऐसा हो जाएगा, और इस तरीके से ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी डैश, ये हो जाएगा सी डबल डैश। इसका मैंने क्या करा, टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ पे बीच वाला जो डायगोनल है इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है, उसके बाद ही ऐसा प्रोसेस यहाँ पे होता है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, ध्यान रखना इस बात का भी। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं ना, टोटल अरेंजमेंट इज गिवन बाय सी इक्वल टू सी डैश प्लस सी डबल डैश, बिकॉज ये दोनों के दोनों यहाँ पे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 5 + 5, यानी कि सी इक्वल टू 10 माइक्रोन फैराड इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस व्हीट स्टोन ब्रिज। और एक चीज का और ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने न्यूमेरिकल कर लिए, 8 न्यूमेरिकल करे। इन 8 न्यूमेरिकल को तुम्हें ध्यान रखना है, एक करके अच्छे से समझना है। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ फिजिक्स में थ्योरी ही मैटर नहीं करती, उसमें क्या होता है, उसमें हमें न्यूमेरिकल पे भी ऐड करने होते हैं। और न्यूमेरिकल अगर तुम कर लोगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल फिजिक्स में लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग होता चला जाएगा। इस बात का ही तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी को देखते हुए तुम्हें न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट क्या होगा, थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो ध्यान रखना है, यही यहाँ पे ध्यान रखना है तुम्हें क्या, कि न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। फिजिक्स में मेनली न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, उससे रिलेटेड क्या होगा, थ्योरी भी तुम्हें बेटर समझ में आने लग जाएगी। जैसे जैसे तुम ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे, थ्योरी तुम्हारी क्लियर होती चली जाएगी। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से रिलेटेड, तो इनका भी ध्यान रखना है और इनको सॉल्व करना है तुम्हें। एंड थैंक यू।